आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। एक तरफ वैक्सीन को लेकर कई अच्छी खबरें आ रही हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली में कोरोना बेकाबू हो रहा है। देखिए, हम लगातार आपके लिए मास्क के इस्तेमाल पर जोर डाल रहे हैं क्योंकि इस वक्त तो मास्क ही ज़रूरी है। नमस्कार, मेरा नाम खुशबू है और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का खास पॉडकास्ट कोरोना कवरेज। इस स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज में हम लेकर आते हैं दुनिया भर से वो खबरें जो कोरोना से जुड़ी हैं और आपके लिए जानना ज़रूरी है। कहाँ क्या नई स्टडी हुई है, कोरोना वैक्सीन की अपडेट, घटते बढ़ते केसेस, सब कुछ कवर करते हैं हम। अगले 20-25 मिनटों में किन किन खबरों पर हमारी खास तवज्जो रहेगी बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन सी वैक्सीन कब और कैसे आएगी, उसका स्टोरेज कैसे होगा और उसके ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी जानेंगे। फिर बात करेंगे कि दिल्ली में क्यों हो रही है रैंडम टेस्टिंग। साथ ही बात होगी आईसीयू बेड्स की कमी से जूझ रही दिल्ली सरकार क्या कर रही है। और आखिर में रोज की तरह मुलाकात करेंगे एक कोरोना सर्वाइवर से। उससे पहले कोरोना से जुड़ी देश दुनिया से अपडेट्स। पिछले 24 घंटों में देश में 38,617 नए मरीज सामने आए हैं, वहीं 474 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। इसी के साथ देश में कोरोना से मरने की संख्या 1,30,993 है। दुनिया में अब तक 5.59 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 13.42 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 3.89 करोड़ लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अब दिल्ली में किसी भी शादी समारोह में 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। दिल्ली सरकार ने ये प्रस्ताव उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास मंजूरी के लिए भेजा था, जिसे उपराज्यपाल ने अब मंजूरी दे दी है। राजधानी में कोरोना बढ़ते मामले को देखते हुए यूपी के नोएडा में भी सतर्कता बरती जा रही है। नोएडा प्रशासन ने संक्रमण पर रोक लगाने के लिए आज से बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग का फैसला किया है, यानी दिल्ली से आने वाले चुनिंदा लोगों की जांच की जाएगी। हालांकि दिल्ली से नोएडा आने जाने पर कोई रोक नहीं है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामलों का आंकड़ा 10.75 लाख को पार कर गया है। नए मामले आने का स्तर हालांकि 3,000 से नीचे बना हुआ है। इसी के साथ यहाँ रिकवरी रेट अब 92.64% हो गया है। फ्रांस ने एक दिन में रूस को भी कोरोना के कुल मामलों में पीछे छोड़ दिया है। यहाँ रूस में कोरोना के कुल मामले 19,32,711 थे और फ्रांस में आंकड़ा 19,16,462 था, जो आज सुबह बिल्कुल पलट गया। अब फ्रांस में कोरोना के कुल मामले 20,87,183 हैं, जबकि रूस में 19,54,912 हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामले को देखते हुए अधिकारियों ने एक बार यहाँ फिर पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया है। यहाँ एक बार फिर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और स्कूलों को दोबारा खोलने की योजनाएं भी स्थगित की जा रही हैं। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने पहली सेल्फ कोविड टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। इस किट के जरिए घर पर कोरोना का टेस्ट किया जा सकता है। इसमें सिर्फ 30 मिनट में रिजल्ट मिल जाता है। रूस में कोरोना संक्रमण के खिलाफ एविपैक कोरोना वैक्सीन के पोस्ट रजिस्ट्रेशन ट्रायल शुरू हो गए हैं। चीन ने भी वैक्सीन को लेकर एक खुशखबरी दी है। उसने दावा किया है कि उसकी वैक्सीन कोरोना वैक शुरुआती चरण के ट्रायल में सुरक्षित पाई गई है और उसने 18 से 59 साल के स्वस्थ व्यक्तियों में कोरोना के खिलाफ प्रभावी एंटीबॉडीज विकसित की हैं। हालांकि इस वैक्सीन से जितनी एंटीबॉडीज बनी हैं, उसका स्तर संक्रमण से उभरे लोगों की तुलना में कम रहा है। देखिए, दुनिया भर में वैक्सीन की खोज तो जारी है। एक सवाल है जो अभी भी सबसे बड़ा है कि आखिर वैक्सीन आएगी कब। देखिए, वैक्सीन तो आ ही जाएगी, लेकिन अब जो बात है वो और आगे बढ़ गई है। कई सवाल इसमें जुड़ गए हैं, जैसे वैक्सीन के स्टोरेज को लेकर।
स्टोरेज में भी किस तापमान पर वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा, ये भी सवाल है। कौन कौन सी वैक्सीन कब तक आ रही है। साथ ही सवाल बनता है कि इसे कैसे पहुंचाया जाएगा। तो आज तक की एक डेटा इंटेलिजेंस यूनिट है जिसे हम DIU भी बुलाते हैं। तो DIU की जो टीम है इसे लगातार ट्रैक कर रही है। इन सभी सवालों के जवाब खोजने के लिए मैंने सीधे फ़ोन मिलाया DIU के हेड दीपू राय को। आइए उन्हीं से सब कुछ जानते हैं। तो सर, कोविड-19 वैक्सीन के अपडेट में कौन सी वैक्सीन कब आ रही है और कौन सी आ रही है? देखिए, सबसे पहले कि 4 वैक्सीन जो है वो फ्रंट रनर्स है, यानी कि जो अपने फाइनल स्टेज में ज़्यादा एडवांस उसमें मोड में चली गई है। सबसे पहले तो फाइजर ने, आपको याद होगा, US की कंपनी है, उसने जर्मन कंपनी बायोनेट के साथ मिल करके अपना फर्स्ट ट्रायल का प्रिलिमिनरी रिजल्ट अनाउंस किया था लास्ट वीक, और उसमें उसने पाया था कि मोर देन 90% उसका सक्सेस रहा। हालांकि जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो काफ़ी कम है, लेकिन एक पॉजिटिव संकेत था कि कोविड-19 के अगेंस्ट वैक्सीन एक तरह से आ रही है। और थोड़ा सा दूसरा जो ठीक एक हफ्ते बाद मॉडर्ना की वैक्सीन का रिजल्ट आया, वो भी प्रिलिमिनरी रिजल्ट है, और जिसमें ये बोला गया कि 94.5% के आसपास उसका सक्सेस इफेक्टिवनेस दिखा है। तो ये दो बहुत प्रॉमिसिंग डेवलपमेंट है कोविड-19 पैंडेमिक में। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इतना एक पॉजिटिव फेज 3 का ट्रायल रिजल्ट सामने आ रहा है। हालांकि इससे पहले रशियन वैक्सीन जो है स्पुतनिक 5 वो ऑलरेडी मार्केट में है, लेकिन उसका फेज 3 ट्रायल बहुत ही क्लियर नहीं था और बहुत कम लोगों पर किया गया था, और करीब 20 लोगों के आसपास किया गया था। तो उस ट्रायल के बनस्पति ये थोड़ा सा मेजर है, और ये डेवलपमेंट ये शो कर रहा है कि वैक्सीन ऑलमोस्ट अपने लास्ट फेज में है, और जब ये फाइनल रिजल्ट इसका उम्मीद है कि दिसंबर फर्स्ट वीक तक ये लोग अनाउंस कर देंगे। हालांकि अभी भी इन्होंने इमरजेंसी अप्रूवल के लिए US में जो रेगुलेटरी है, FDA बॉडी है, जो कि मेडिकल या फार्मा रिलेटेड इन्वेंशन को मंजूरी देती है, उसको अपील ये करने जा रहे हैं कि वो उनको इमरजेंसी अप्रूवल दे दे अगले 2 वीक के भीतर। उसके बाद जो प्रायोरिटाइज लोग होंगे उनको इमरजेंसी अप्रूवल के तहत इसके डोज दिए जा सकते हैं। अब इसका सीधा नतीजा ये निकला कि दिसंबर के आसपास ये दवाएं आ सकती हैं, लेकिन वो प्रायोरिटी जो होगी उसके उन लोगों को मिलेगी या जिन कंट्रीज में इनके साथ एग्रीमेंट किया है, एडवांस एग्रीमेंट किया है कि वो लोग इनके वैक्सीन को बाई कर लेंगे। इन दोनों कंपनीज के, दोनों अमेरिकन कंपनी है जो कि छोटी छोटी और बाकी जैसे बायोटेक से मिल करके, बायोनेट से मिल करके, इन्होंने जर्मन कंपनी से मिल करके फाइजर ने किया है। उसी तरह से एक NIH है, US की एक बॉडी, उसके साथ मिल करके मॉडर्ना ने अपना वैक्सीन जो है वो डेवलप किया है। तो ये 2 मेजर डेवलपमेंट अभी आ रहे हैं और जो दिसंबर तक आ सकते हैं। सर, ये जो वैक्सीन है इसमें जो अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो उसके ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज को लेकर है कि उसकी जो स्टोरेज है वो 70 डिग्री सेल्सियस है। इसमें लॉजिस्टिक का क्या रोल है, वो किस तरह का रोल निभा सकता है इसमें? सबसे बड़ी बात ये कि ये जो दोनों मैंने नाम बताया, फाइजर और मॉडर्ना, वो एक डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पर इनोवेटिव या नेक्स्ट जनरेशन के टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पर डेवलप हुई हैं। और उस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी मतलब खासियत कहिए या जरूरत कहिए कि वो एक सर्टेन टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर को अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर की डिमांड करता है। अब अगर वैक्सीन को थ्रू आउट वर्ल्ड अगर कैरी करना है तो उतने मिनिमम टेम्परेचर में इसको ले जाने की जरूरत होगी, अदरवाइज ये शायद उसके इफेक्टिव या उस पर्टिकुलर कंट्री के एनवायरनमेंट में कोप अप नहीं कर पाएगा। उसके लिए एक स्टेबल और टेम्परेचर चाहिए। स्पेसिफिकली फाइजर के लिए ये बात आ रही है कि उसको -80 डिग्री सेल्सियस, 70 to 80 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो साउथ पोल में एक्सट्रीम कोल्ड होता है विंटर के सीजन में, उससे भी 20 डिग्री नीचे का टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो लास्ट माइल कनेक्शन यानी कि पेशेंट तक ले जाना पूरे वर्ल्ड में, अफ्रीका से लेकर के बाकी जगहों तक, इतने लिमिटेड, इतने कंट्रोल टेम्परेचर में ले जाना बहुत ही चैलेंज वाला काम है। हालांकि फाइजर का ये कहना है कि वो ऐसे कोल्ड बॉक्सेस तैयार कर रहा है, लेकिन जो जिस तरह से पेंडेमिक का एक्सपेंशन है या इंटेंसिटी है, जितनी जगह तक वो फैल चुका है, वो सारी कंट्रीज इस तरह की फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए तैयार नहीं है कि वो कैरी कर सकें।
लास्ट मोमेंट तक। हालांकि अभी इस बारे में कोई ऑफिशियल काउंटर नहीं आया है, लेकिन ये बात जरूर है कि फाइजर के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित होने जा रहा है। दूसरी ओर मॉडर्ना जो दूसरी इसी mRNA टेक्निक से डेवलप की गई वैक्सीन है, उसको अभी तक ये कहा जा रहा है कि उसे उतना अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर की जरूरत नहीं हो, रेफ्रिजरेटेड पॉइंट पर भी करीब 28 डेज या 30 डेज तक रह सकता है। अब सवाल यह है कि प्लेनेट के यानी इस पूरे अर्थ पे जितने पॉपुलेशन है 7 बिलियन, तो उतने सारे लोगों तक अगर ये वैक्सीन पहुंचनी है, सारे लोगों तक भले ना जाए, सारे डोज ना जाए, लेकिन जियोग्राफिकली काफी दूसरे लोग एक डिसबैलेंस कंडीशन में रहते हैं जहाँ पे कि सारी सुविधाएं नहीं मौजूद होती हैं, और इस तरह के एडवांस फैसिलिटीज अगर नहीं होगी तो वही एक चैलेंज इसीलिए माना जा रहा है कि इस वैक्सीन को वहां तक ले जाना अपने आप में, लास्ट माइल तक ले जाना अपने आप में बड़ा चैलेंज है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपू राय हमसे बातचीत करने के लिए। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार दिल्ली में बेकाबू होते कोरोना पर करेंगे बात। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। तो ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। आप सुन रहे हैं कोरोना कवरेज। मेरा नाम खुशबू है। देश भर में तो कोरोना के मामले घट रहे हैं, लेकिन दिल्ली क्यों अब तक कोरोना पॉजिटिव हुआ है, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली में कल भी 6,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और 99 लोगों की मौत हो गई है। इस बढ़ते केसेस को देखकर अब वहाँ पर रैंडम जांच करने का प्लान किया गया है, जो दिल्ली और नोएडा की बॉर्डर पर आज से शुरू भी हो चुका है। इस मुद्दे पर गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। हमें जो माइक्रो कंटेनमेंट की जो स्ट्रेटजीज अपनानी होगी, जिसमें जहां संक्रमण ज़्यादा है उन एरिया से, उन क्षेत्रों से यदि आवागमन हो रही है, उसको रैंडम सैम्पलिंग के माध्यम से और एक माइक्रो कंटेनमेंट के माध्यम से एक काबू पाने का प्रयास किया जाएगा। विशेष अभियान चलाया जाएगा जो टारगेट ग्रुप्स, किसी दिन रिक्शा चलाने वाले, किसी दिन डिलीवरी बॉयज़ की, किसी दिन ब्यूटी पार्लर्स की, किसी दिन दुकानदारों की, जहां लोगों की आवागमन रहती है, तो उन सारे लोगों की भी सैम्पलिंग करने से एक आइडिया भी लगती है कि कहाँ कहाँ संक्रमण है, और जो संक्रमण है उसको आइसोलेट करने के लिए भी ये मददगार होगी। आने वाले दिनों में जो विगत दिनों में देखने को मिली है और क्रॉस बॉर्डर के भी जो संक्रमण हो रही है, उसको काबू करने के लिए जो रिट्यून करनी होगी स्ट्रैटेजी को, वो किया जाएगा। तो ये थे डीएम साहब सुहास एलवाई, जो रैंडम टेस्ट और उसकी ज़रूरत के बारे में बता रहे थे। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने बात की हमारे रिपोर्टर कुमार कुणाल से। सर, दिल्ली में बढ़ते केसेस को लेकर जो नोएडा ने रैंडम टेस्टिंग लेने का जो फैसला लिया है, आखिर में वो क्या है? रैंडम टेस्टिंग मतलब किस मकसद से लिया गया है? ये पूरा प्रोसीजर क्या है? देखिए, रैंडम टेस्टिंग का मकसद यही है कि जिस तरीके से दिल्ली में मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के नोएडा भी अपनी जो भी स्ट्रेटजी है उसकी समीक्षा कर रहा है, और उन्हें लग रहा है कि जो दिल्ली से मामले बढ़ने की बात है वो कहीं ना कहीं नोएडा में भी मामलों को बढ़ा सकती है। इसीलिए जो भी गाड़ियां दिल्ली से नोएडा में एंटर कर रही हैं, उनमें लोगों की रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। अब रैंडम सैंपलिंग यही है कि हर गाड़ी की चेकिंग नहीं होगी, लेकिन कुछ गाड़ियों में से आपको एक गाड़ियां उनमें निकाली जाएंगी और उसमें जो भी बैठे होंगे उनकी सैंपलिंग की जाएगी और उनको एंटीजन टेस्ट की मदद से 15 मिनट के भीतर में रिपोर्ट भी दे दी जाएगी। अब उसमें बात ये उठती है कि अगर वो दिल्ली का रहने वाला है तो क्या होगा, और अगर नोएडा का रहने वाला है तो क्या होगा। तो दोनों जगहों के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल है। अगर वो दिल्ली का रहने वाला है तो उसको वहीं से वापस दिल्ली भेज दिया जाएगा और वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको सूचित कर दिया जाएगा। अगर नोएडा का रहने वाला वो व्यक्ति है तो उसको तुरंत हॉस्पिटल भेजा जाएगा, क्वारंटीन किया जाएगा, और बाकी जो भी प्रोटोकॉल नोएडा अथॉरिटी अपनाती है वो वहां पर अपनाना होगा। तो इस तरीके से किसी को भी रोक करके बॉर्डर पर चेकिंग की जा सकती है और 15 मिनट में उनको कहा जा सकता है कि आप इंतजार करें रिपोर्ट का, और रिपोर्ट जैसे ही आएगी उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
तो सर ये जो रैंडम गाड़ियां हैं, जो लोग हैं, इनको आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या तरीका अपना रहे हैं लोग? यही बात हमने जो नोएडा का चीफ मेडिकल ऑफिसर है उनसे भी पूछी थी। उनका यही कहना था कि इसका कोई तय गाइडलाइन नहीं है। उसमें आमतौर पर ऐसा देखा जा रहा है कि जो गाड़ियां ज्यादा दिल्ली और नोएडा के बीच में आती जाती हैं, जैसे कि टैक्सी हुई या ऑटो रिक्शा हुआ या फिर जो फूड ऐप से संबंधित है, खाने को लाते ले जाते हैं वो हैं, या फिर साथ ही साथ ऐसी गाड़ियां हैं जिसमें 2 या 3 लोगों से ज्यादा इकट्ठे बैठे हुए हैं। ऐसे गाड़ियों पर ज्यादा नजर रखी जा रही है, जिसमें आशंका ये है कि अगर ऐसे लोग आते जाते हैं दिल्ली और नोएडा के बीच में ज्यादातर, तो उनके जरिए नोएडा में कोरोना फैलने की स्थिति पैदा हो सकती है। तो सर इसमें जो एक बात मैंने पढ़ी वो ये है कि जो सटे हुए बॉर्डर्स हैं इसके, वहाँ पे क्या स्थिति है? देखिए, अलग अलग जगहों पर अभी दिल्ली में जैसे 4000 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन है, यानी कि अलग अलग इलाकों में ऐसे कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं जहां पर ज्यादा इसके मरीज आ रहे हैं, कोविड के मरीज आ रहे हैं। उसमें नोएडा से सटा इलाका भी है, लेकिन नोएडा से आवाजाही सिर्फ उन लोगों की नहीं होती है जो नोएडा से सटे इलाकों में रहते हैं, बल्कि पूरी दिल्ली से लोग काम करने के लिए नोएडा आते हैं और नोएडा से वापस दिल्ली भी जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो प्रशासन का कहना है कि हम रैंडम इसलिए चेक कर रहे हैं कि जो लोग भी दिल्ली में आते जाते हैं, अगर वो वहां पर बाजारों में जा रहे हैं या ऐसे इलाकों में जा रहे हैं जहां कोरोना ज्यादा फैला हुआ है, तो अगर वापस आ रहे हैं तो क्या वो संक्रमित होकर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे रैंडम जांच से ये पता चल पाएगा और इसकी थोड़ी इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि आखिरकार उनसे नोएडा को खतरा कितना है। हालांकि जो विशेषज्ञ हैं वो इस पर सवाल जरूर खड़ा कर रहे हैं कि हजारों गाड़ियों में से सिर्फ आप कुछ गाड़ियों का चुनाव करते हैं और उनमें से लोगों की रैंडम सैंपलिंग करते हैं, तो क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? तो ऐसा कोई वैज्ञानिक आधार निश्चित तौर पर नहीं है, लेकिन प्रशासन ने यह फैसला लिया है, तो फिलहाल इस फैसले को अमल में लाने की कवायद शुरू कर दी गई है। और सर जो गाड़ियों की रैंडम सैम्पलिंग हो रही है उसमें अगर कोई लोग जो है बैठे हुए हैं, कुछ भी वो मना कर दें इस रैंडम टेस्टिंग के लिए, तो उसके क्या उपाय हैं? उनके साथ क्या किया जाता है? देखिए, इसमें पूरी तरह से ये स्वेच्छा पर आधारित है। अगर आपकी इच्छा है तभी आप सैंपल दे सकते हैं, आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। लेकिन जो नोएडा प्रशासन का कहना है कि अगर कोई सैंपल देने से मना करता है, फिर भी उसका नंबर नोट किया जाएगा, उसका एड्रेस नोट किया जाएगा और उन पर नजर रखी जाएगी कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया है। क्योंकि ऐसा करना बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा है कि अगर आपको रोका गया, आपकी गाड़ी रोकी गई और आपको सैंपल देने के लिए कहा गया, तो अगर आप नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पीछे कोई ना कोई इसकी मंशा है। इसीलिए हालांकि उनके साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती, उन्हें सैंपल देने के लिए जबरन नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उनके नंबर को लेकर के, उनका एड्रेस लेकर के उन पर नजर जरूर रखी जाएगी, ऐसा नोएडा प्रशासन का फिलहाल कहना है। तो आप सुन रहे थे कुमार कुणाल को, जो विस्तार में रैंडम टेस्टिंग के बारे में बता रहे थे। और अब बारी है आपको ग्राउंड पर ले जाने की, यानी दिल्ली बॉर्डर पर कैसी स्थिति है, लोगों का इस रैंडम टेस्टिंग पर क्या कहना है। आज तक के रिपोर्टर कुणाल कुमार की ये रिपोर्ट है। देखिए, कई सारे लोगों को रोका गया है इस वक्त और अभी जो रैंडम चेकिंग की प्रक्रिया है वो चल रही है। आपको बताया कि यहाँ पर लोग हैं जिनसे जांच की जा रही है, उनको रोका गया। आपको कहा गया, आप कहाँ से आए? मुझे रोका नहीं किया, मैं खुद अपनी मर्जी से यहाँ पर आया हूँ और मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर कैंप लगा, तो इसी वजह से कहीं और जाने से अच्छा है कि मैं यहीं पर अपना। आप नोएडा के रहने वाले हैं? मैं फरीदाबाद में रहने वाला हूं। फरीदाबाद में रहने वाले और लोग भी हैं जिनकी जांच लगातार चल रही है। महकमा है स्वास्थ्य विभाग का, नोएडा स्वास्थ्य विभाग का, वो यहाँ पूरी तैयारी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। तमाम जो लोग हैं उनके जानकारी, उनकी से जुड़ी जो जानकारी है वो यहाँ पर कलेक्ट की जा रही है। तो सीधे ग्राउंड से, यानी दिल्ली नोएडा की बॉर्डर से थे ये हमारे रिपोर्टर कुणाल कुमार। और बॉर्डर से आ जाइए दिल्ली के अस्पतालों में। वहाँ आईसीयू बेड्स की भारी कमी है और केसेस बढ़ने का कारण क्या है, और सरकार ने अब तक कोरोना से लड़ने के लिए दिल्ली में क्या कुछ कदम उठाए हैं, ये मैंने पूछा हमारे रिपोर्टर आशुतोष से। सर, आईसीयू बेड्स के क्राइसिस के बीच जो अभी चल रही है, उस बीच जो गवर्नमेंट है वो कैसे डील कर रही है इससे?
देखिए, मुख्यमंत्री ने भी यहाँ तक कह दिया कि आईसीयू बेड की कमी है। हालाँकि जो सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पर हालात कुछ बेहतर हैं क्योंकि उनमें बेड पर्याप्त संख्या में भी हैं और आईसीयू के बेड जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हुई है, वो प्राइवेट अस्पतालों में है। सरकारी अस्पतालों में भी आईसीयू के बेड अमूमन खाली होते नहीं और ज़्यादातर दिल्ली के बड़े सरकारी अस्पताल कोविड स्पेशल आइसोलेशन में ही तब्दील किए गए हैं। तो प्राइवेट अस्पतालों में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। मैंने खुद ग्राउंड रिपोर्ट की 2 बड़े अस्पतालों में, अपोलो में, गंगाराम में, तो उन्होंने कह दिया कि हमारे पास आईसीयू बेड अवेलेबल नहीं है। तो आज भी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था बैठक में कि वो लगभग 750 आईसीयू बेड जो है पूरी जो इक्विप्ड होंगे, वो डीआरडीओ फैसिलिटी में तैयार करके सरकार को मुहैया कराएँगे। तो 750 बेड का आईसीयू बेड का ऐड हो जाना अपने आप में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ी बूस्ट है, जो कि अगले 3-4 दिन में बनकर तैयार भी हो जाएँगे पूरी तरह से। और साथ ही साथ जो सरकारी अस्पताल है वहाँ बेड तो मौजूद हैं, जो आइसोलेशन बेड हैं। आज जो हमें जानकारी दी गई उसके मुताबिक 7,000 से ज़्यादा बेड अभी हैं और खाली हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी किल्लत थी वो आईसीयू बेड की थी क्योंकि जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, मौसम बदला है, ठंड भी आई है, तो अब ये थोड़ा-सा स्थिति जो है और गंभीर हो जाती है। तो ऐसे में जो लोग दूसरी बीमारियों से ग्रसित हैं, पूरी संभावना है कि अब संक्रमण का खतरा तो फैले और वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में भी हो सकती है। तो ऐसे में ज़्यादा लोगों को आईसीयू की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे बड़ी जो फ़िलहाल चुनौती है, वो आईसीयू बेड को लेकर के भी है, जिसके लिए दिल्ली और राज्य केंद्र सरकार जो है, मिल-जुल कर साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, तो सर ये जो दिल्ली में जो ये अचानक से कुछ दिनों से जो केसेस में उछाल आया है, ये क्यों बढ़ रहे हैं ये? इसके पीछे के कारण आप उसकी ग्राउंड जो बड़ी रिपोर्ट वजह सरकार का कहना है वो ये कि फेस्टिव सीज़न था। जैसे त्योहार सीज़न था और चूँकि अब पूरा देश अनलॉक है, तो जितने भी बाज़ार थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बड़ी तादाद में खरीदारी के लिए उतरे हैं। और जब बाज़ार में उतरते हैं तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रही। मास्क की लापरवाही भी है क्योंकि हर लगभग 3 से 400 चालान हो जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो संख्या कहीं ज़्यादा है। बीमारी फैलने का एक ही ज़रिया है सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन और आपके नाक के ज़रिए वायरस अंदर जाता है और वो तभी होगा जब आपने मास्क नहीं पहना है। इन्हीं उल्लंघन के चलते ये संख्या अचानक हुई है और उसके अलावा जो सरकार का ये भी दावा है कि हमारी टेस्टिंग ज़्यादा है। तो उनका दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली में देश के मुकाबले सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति प्रति मिलियन जो टेस्ट हैं वो 3,000 हैं और औसतन हर दिन 50 से 60,000 टेस्ट हो रहे हैं। और जब ज़्यादा टेस्ट होंगे और संक्रमित मरीजों की संख्या है ही ज़्यादा, इसलिए डिटेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, पॉजिटिव केस ज़्यादा सामने आ रहे हैं। तो सर ये जो केसेस जो बढ़ रहे हैं तो इसको किस तरीके से कंट्रोल करने के लिए क्या फैसले लिए गए हैं? अभी फ़िलहाल अब मैंने सुना कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ जो है कड़क फैसले लिए हैं, उसमें क्या है? वो क्या करना उसमें चाह रहे हैं? एक फैसला ये भी है कि जैसे शादी विवाह हो जैसे जो सेरेमनी होती हैं, जो ऐसे कार्यक्रम होते हैं, उसमें पहले संख्या 200 तक कर दी गई थी जब हालात सामान्य हुए थे। अभी थोड़ी देर पहले उपराज्यपाल ने सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें शादी में आने वाले मेहमानों की संख्या 200 से घटाकर 50 पर सीमित कर दी गई। यानी लड़का-लड़की पक्ष और हर किसी को मिला के किसी ऐसे कार्यक्रम में 50 से ज़्यादा लोग अब शामिल नहीं हो पाएँगे। ज़ाहिर है ऐसे में बहुत ज़्यादा भीड़ आने की संभावना अब एकदम खत्म हो जाती है। दूसरा जो प्रस्ताव है जिस पर अभी कोई फैसला आना बाकी है और उसकी मंजूरी बाकी है, जिसमें बाज़ार जो अभी भी बाज़ारों में भीड़ है, उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार का प्रस्ताव ये है कि बाज़ारों को जो उनका एंट्री और एग्जिट पॉइंट है उसको सील कर दिया जाए। बेसिकली बाज़ार सील कर दें ताकि वो लॉकडाउन ना हो, सिर्फ बाज़ार सील हों जो हॉटस्पॉट बन सकते हैं, लेकिन उस पर फैसला आना बाकी है। और इसके साथ-साथ टेस्टिंग सरकार ये कह रही है कि हम टेस्टिंग इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि संक्रमण अगर ज़्यादातर लोगों में है तो वो डिटेक्ट हों और उसके साथ उन्हें आइसोलेशन में रखा जा सके। तो अभी पूरी कोशिश है कि उनको आइसोलेट करके होम क्वारंटीन में अलग रखा जाए और साथ ही उनसे सघन जाँच भी हो और उनके जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है कि अगर वो किसी से मिल रहे हैं, तो उनको भी आइसोलेट किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष सर इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब जाने से पहले रोज़ की तरह एक मुलाकात कोरोना सर्वाइवर से, ताकि जब आप कोरोना सर्वाइवर को सुने तो आपको हिम्मत मिले और आपके मन में बसे सारे भयंकर भ्रम दूर हो जाए। तो चलिए फिर आपको मिलवाते हैं श्रीकांत ठवकर से। ये महाराष्ट्र के भंडारा ज़िले के तुमसर रोड से हैं। इनसे बात की हमारी सहयोगी शैल ने। आइए सुनते हैं इनका अनुभव। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अब जब आप ठीक हो चुके हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है और खासकर क्या आपको लग रहा है कि इस बीमारी के कारण आपको कोई साइड इफेक्ट भी महसूस हो रहे हैं? नहीं, साइड इफेक्ट मतलब अभी ठीक हुआ तो ठीक तो लग रहा है बीमारी से निकल कर, लेकिन अभी कोई साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन वीकनेस बहुत है। जी, तो है ना? हाँ, वीकनेस है, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, वीकनेस है और हाथ पाँव में दर्द होता है, बस और कुछ नहीं है। अच्छा। और हाँ। और कोई ऐसी आपको वीकनेस महसूस नहीं हो, जैसे सर में दर्द होना या
कुछ और? नहीं, ऐसा सर में दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन वीकनेस और हाथों में दर्द होता है जी। और हाँ। अब जब ठीक हो गए आप, तो मतलब इस बीमारी को लेकर आपको, आपके मन में कोई ऐसे बदलाव आए हैं या आपकी सोच में कुछ बदलाव आए? इस बीमारी को लेकर जो लोग अभी सोच रहे थे कि कोरोना है, कोरोना कुछ नहीं है, सब फालतू बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना है और इससे लोगों ने इसका प्रिकॉशन लेना चाहिए, है ना। और इसके जो वायरस है काफी हार्मफुल वायरस है, इससे लोगों की जान भी जा सकती है, पेशेंट बच भी सकता है, मैं भी बच सकता है ना जी। और जब आप इस बीमारी से जूझ रहे थे तो आपको किस तरह की तकलीफें हुई, किस तरीके से आपने इस चीज को पार किया? तकलीफें हमको ज्यादा तकलीफें नहीं हुई, लेकिन मतलब मेडिसिन वगैरह जब खत्म हो गई तो हमारे पड़ोसी ने हमारे हेल्प की है और उन्होंने हमारे मदद, मतलब मेडिसिन वगैरह लेके दिए हमें जी। और इलाज के दौरान ऐसा कोई खास खाने पीने में कोई बदलाव हुआ? खाने पीने में बदलाव बोलने से हम खाने पीने में वही खाना खा रहे थे जो सामान्य अपन खाते हैं, और एग्स वगैरह, नॉनवेज वगैरह हमने शुरू किया था, बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, कोई डॉक्टर ने आपको बोला था कि नॉनवेज शुरू करे, ऐसा कुछ? हाँ, संदीप अम्बेडकर जो KTS गोंदिया में सर्जन है, उन्होंने कहा था कि इस दवाई के ऊपर प्रोटीन्स बहुत जरूरी है जी। तो आपको ये हेवी डोज है, इसके लिए आपको नॉनवेज एग्स वगैरह खाना पड़ेगा, डेली आप खाइए। हमने वही किया जो उन्होंने बताया था जी। और इस बीमारी के दौरान आपने खुद को कैसे मोटिवेट रखा, कैसे उत्साहित रखा कि हमें इसे पार करना है या ठीक होना है? कैसे अपने आप को हमने इस बीमारी में अपने आप को संभाल के, मतलब इस रखा कि हमने पॉजिटिविटी ज्यादा रखी थी सोच में। हम ठीक हो जाएंगे, हमें कुछ नहीं हुआ, बस इतना ही हमने सोच रखी है जी। और आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे इस बीमारी को लेकर? अब लोगों को बताना चाहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग रखे, मास्क पहनिए, जब जरूरत है तभी घर के बाहर निकले, अन्यथा अपने घर पे ही रहे। शुक्रिया श्रीकांत जी, और आपको आज तक रेडियो की पूरी टीम की ओर से शुभकामनाएं। और अब कोरोना कवरेज को यहीं विराम देते हैं। तो ध्यान रहे, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। आपको कोरोना कवरेज कैसा लगा, हमें फीडबैक दीजिए, हम आपका मेल ज़रूर पढ़ेंगे। लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। मेरा नाम खुशबू है। अपने और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मुझे अब दीजिए इजाज़त। बाय बाय। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।